आज दुनिया में भारत का नाम जो हो रहा है वो आईआईटियंस ने नाम किया है। हम्म, और ये कॉन्सेप्ट ही भारत में ही सबसे पहले आया है हम्म, कि आईआईटी में जो पढ़ता है बच्चा फाइनल ईयर में आने से पहले उसका प्लेसमेंट हो जाता है। जी, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और उसका प्लेसमेंट कर देती कौन? है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बस दुर्भाग्य है कि ये इतनी अच्छी बात हमारे देश में हो रही है और वर्षों से हम अपनी अच्छाइयों से विमुख होने के आदी हो चुके हैं। जी, हमें अपना अच्छा ही नहीं लगता। तो मुझे लगा कि ये वाली बात। नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ है टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो करीब 45 साल से राइटिंग कर रही हैं और ढेरों सीरियल्स उन्होंने लिखे हैं। वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, महाराणा प्रताप हो, चाणक्य हो, शतरंज हो, ऐसे कई सारे सुपरहिट शो के राइटर रहे हैं। और आज हम उनसे रूबरू करने वाले हैं और उनसे जानेंगे उनकी कहानी क्या होती है, राइटिंग प्रोसेस। तो चलिए मिलते हैं उनसे। बीएम व्यास सर, सर वेलकम टू द प्रतीक शो। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर थैंक यू, आपने आज हमारे शो के लिए टाइम निकाला। और लोग जो हैं आपसे जानना चाहेंगे कैसी आपकी जर्नी शुरू हुई और कहाँ से ये थॉट आया कि राइटर बनना। देखिए, सीधे सीधे तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, ना ये लक्ष्य बनाया था कि मैं लेखक बनूं। कब? और मैं थिएटर से जुड़ गया था, दोनों ही स्तरों पे, रेडियो पर भी और जयपुर में मैं रहता तो रविंद्रवंश थिएटर। थिएटर में काम करते करते इनके सभी दूसरे जो हिस्से हैं उनसे जुड़ा रहा। लाइटिंग में, सेट डिजाइनिंग में, सेट इरेक्शन में, कॉस्ट्यूम में। तो थोड़े ही वर्षों में मुझे अभिनय से निर्देशन में ज्यादा मजा आने लग गया। उस समय भी नाटक करते करते मुझे हमेशा ये लगता था कि जैसी चर्चाएं होती थी कि अच्छा नाटक नहीं है, अच्छा नाटक नहीं है। हमेशा नाटक खोजे जाते थे। उन दिनों ऐसे नाटक खोजे जाते थे जिनमें महिला पात्र ना हो या एक ही हो, क्योंकि महिलाएं उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये जो नाटक जिसने भी जब कभी लिखा होगा उसने तो ये सोच के नहीं लिखा होगा कि ये मंडली कभी आएगी और हमारा नाटक खेलेगी, इस शहर से वो जुड़ जाएगा। दर्शक कम होना है इसमें हम हमेशा रोना रोते हैं, लेकिन दर्शक फिल्मों से तो जुड़ रहा था। ये नहीं, दर्शक दूसरे एंटरटेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं स्टेज पे, उन शोज से तो जुड़ रहा है। तो दर्शक में तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या नहीं? मनोरंजन हमें करना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे वो रिलेट कर पाए। तब उतना अधिक मैं जानता नहीं था थिएटर के बारे में। सुन, छोटी उम्र में जो होता है ना, जल्दी आदमी में अहंकार सा आ जाता है। ऐसा मैं करा लेता था नाटक। तो अपनी मंडली में, कॉलेज में, महाराजास कॉलेज में मुझे लगता था हम आत्मनिर्भर भारत है और सब जानते हैं। ये कौन से ईयर की बात होगी जब आप 69 से लेके और 73 के बीच का हिस्सा है। अच्छा उन दिनों एक सारिका आया करती थी मैगजीन। अच्छा उसमें एक विशेषांक आया था जो कुछ वामपंथी लेखकों का था और पैरेलल थिंकिंग वाले लोग थे, उनकी कहानियों का एक विशेषांक आया। दरअसल उन कहानियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अच्छा, ये बड़ा अजीब लगेगा पर सच बात यही है। मैं अपनी कॉलेज में, क्योंकि कम जानता था, कई बार कहते थे इग्नोरेंस इज द ब्लिस, तो मैं वो कहानियां जो मुझे अच्छी लगती अपने उन 5-6 दोस्तों को सुनाता और उनसे कहता कि अब हम इसे खेलेंगे, इसको एक्ट करेंगे। हाँ। और हमें ये विभाजन भी नहीं पता था, ये ऐसे कैरेक्टर होगा, ये एक्टर होगा, ये स्क्रिप्ट होगी। हम उस कहानी को सब लोग एक साथ पसंद करते थे और उसका मंचन करते थे। हाँ, कॉलेज में करते। फिर कॉलेज में हमारे जो प्रोफेसर थे जो हमें बहुत पसंद किया करते थे,
वो हमें हॉस्टल्स वगैरह के प्रोग्राम्स में भेजते, हम हॉस्टल्स में जाके वो वैसी कहानियां कर देते। मुझे लगता है बाद में जब मैं थिएटर करने लगा, जब जयपुर में एक बार भानु भारती आए थे और उन्होंने एक वर्कशॉप किया था, ये 75 की बात या 74 की, उसमें मुझे आज तक याद है, उन्होंने लेक्चर आरंभ किया था तब पहली बात ही उनका पहला वाक्य ये था, नाटक क्या है, नाटक क्यों है और नाटक किसके लिए। इन 3 सवालों का जवाब आप अगर नहीं दे पाएंगे तो आप नाटक में क्यों है। और मुझे इन 3 सवालों में बड़ा जज लगा। वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन थी कि आपको ये पहली बार एहसास हुआ कि हम जो कर रहे थे वो कितना सतही था, इन तालियों वगैरह का कोई अर्थ नहीं था। ठीक। और उनके साथ रह के फिर मैं जुड़ गया। फिर हम लोगों ने 5वां सवार एक बलराज पंडित का नाटक है, उसकी रिहर्सल आरंभ की। धर्मवीर भारती का एक नाटक था अंधायु, उसकी रिहर्सल आरंभ की। उसी दौरान यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट खुलना चाहिए, इस पर भानु जी के साथ हम सब लोग लग गए, हम सब ने जान लड़ा के वहाँ एक डिपार्टमेंट खुलवाया। उसका जो पहला फेस्टिवल हुआ, उस कोर्स को पूरा करने के बाद तो हमारे नाटक थे, आप देखिए, अंधायुग था, 5वां सवार था, वेश मिसानी का नया लिखा नाटक आनुष था, भुवनेश्वर बहुत ही क्रांतिकारी एब्सर्ड थिएटर के मसीहा से थी, उनके 2 छोटे नाटक थे, तांबे की कीड़ी और आजादी की नींद, ये एक ही फेस्टिवल में। इससे एक नया मुझे दृष्टिकोण मिला और मैं नाटक में पूरी तरीके से रम गया। फिर आपने खुद ने लिखा शुरू किया? नहीं, अभी लिखना आरंभ नहीं किया था। अब ये आरंभ हो गया था कि मुझे जो कि नाटक मैं करता था, डायरेक्ट करता था, उसके जो हिस्से मुझे लगते थे कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें, इसे समसामयिक बनाने के लिए बदलना चाहिए, तो मैं हर उस नाटक को लिखते समय कुछ हिस्से अपने हिसाब से लिख के जोड़ देता था। यहाँ से आरंभ हुई बात। फिर वहां मैंने वो कोर्स कर लिया, मैं ड्रामा डिपार्टमेंट से 1 साल का। उसके बाद जब अधिक नौकरियों के और ऐसे प्रलोभन आने लगे तो मुझे लगा कि ये इससे बच जाना चाहिए, इतनी जल्दी सेटल हो जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा जी। तो फिर हमने NSD के लिए अप्लाई किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले। वहां और जाके पता चला कि अब तक जो किया तो प्रोग्राम तो इससे बहुत आगे है। वहां बड़े बड़े लोगों के साथ, लेखकों के साथ रहा। वहां मेरा शौक लाइब्रेरी में अधिक बैठने का शुरू से था। तो मुझे जो लोग मिले वहां पे, वो भीष्म सानी थे, शरद जोशी थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, रघुवीर साय थे। ये उस दौर के बहुत दिग्गज लेखक हुआ जो बड़े नाम थे, जो बहुत बड़े नाम थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि इनमें से कई लोगों को शक्लों से मैं जानता नहीं था। और लाइब्रेरी में मैं चूंकि रोजाना आता था तो मेरी इनसे मित्रता जैसी हो गई थी। हर विषयों पे हम बातें करते थे। शायद मुझे पता चल जाता कि ये भीष्म सानी है जिससे मैं इतनी बहस कर रहा हूँ तो न कर पाता। या मुझे पता चल जाता कि ये शरद जोशी है जिनकी बेटी मेरे साथ ही पढ़ रही है, तो मैं उस कदर बहस नहीं कर पाता। पर हर चीज मुझे बाद में पता चली कि ये हाँ। तो उसका लाभ ये मिला कि फिर जब मैं सहजता छोड़ के जरा सा अपने शहर में जाने लगा, तब तक ये मित्र हो चुके थे जी। और इन लोगों से जब मुझे क्या कहे इनपुट मिला तो लेखन कितना आसान है और इसमें कितना जादू है, ये मेरी समझ में आने लग गया। और बहुत ज्यादा फॉर्मूले लगा कि और अगर वैसा लिखा जाए तो बड़ा नकली नकली लिखा जाता है, अनटिल अनलेस आप कोई गॉड गिफ्टेड ही ना हो। बिल्कुल। वरना जितना आप सहज रहे और जितना सहज रहे कि आप दुनिया को देखिए, उतना लिखना आसान हो जाता है। तो वहां से जो है राइटिंग का दौर शुरू हुआ सर। यहाँ से मैं जो लिखता था वो कभी किसी को बताता नहीं था। मैं अपने लिए लिखता था, बताता नहीं था। अच्छा। लेकिन जहां भी मैं नाटक, अब मैं डायरेक्ट करने लग गया
तो अब मेरे डायरेक्शन में या नाटक करने में एक परिवर्तन आया कि मैं हर अपने एक्टर से कहता था कि भाई अपना जो किरदार है इसकी पूरी कहानी लिखो आप। ये जो नाटक में आया है इससे पहले भी तो जिंदा था, ये नाटक खत्म होने के बाद भी तो जिंदा रहेगा। ये सोचो और इसकी पूरी कहानी अपने तय और सारे इंग्रेडिएंट्स नाटक से लो और फिर इसकी पूरी कहानी लिखो। बिल्कुल। तो लोगों को बड़ा अटपटा लगता था, तो मैं कईयों को ऐसे लिख लिख के बताता था कि देखिए कितना मजा आएगा। और जब आप अपने ही पात्रों को और दूसरे पात्रों को ये लिखोगे तो नाटक को कितना इन और आउट जान लोगे, फिर करना कितना सरल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली लेखन यह शुरू होता जा रहा था मेरे अंदर। तो फिर जब बंबई में गया तो बंबई में सोच के तो गया था मैं डायरेक्ट करूंगा, पर वहां जाके जब इतना तकनीकी ताम झाम देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि ये फिल्म डायरेक्ट करना वैसा नहीं जैसे नाटक डायरेक्ट करना। हाँ, इसमें कैमरा भी आ रहा है, इसमें एडिटिंग भी आ रही है, इसमें बड़े झमेले 50 टेक्निकल चीजें, बहुत सारी बातें आ रही है, फॉली है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत दिक्कत है। तो मैंने जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था, लेक टंडन दिल्ली आते रहते थे, वो बहुत मुझे पसंद करते थे। वो कहते थे व्यास जी आप बम्बई आ जाओ, तो मैं चला गया और मैंने उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया। कौन से साल की बात है? तो ये हो गई तकरीबन 95 या ऐसा। तो उनके साथ आपने एज एन असिस्टेंट काम 86 ऐसा कुछ। तो 85 में आपने उनके साथ उनके साथ मैंने असिस्ट करना आरंभ कर दिया। तकनीकी रूप से मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन उनके साथ रहते रहते सीखता गया। लिखने वाला जो पक्ष था उसमें वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देती थी, मुझे बहुत पसंद करती थी। वो स्वयं बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर थे, डायरेक्टर तो थी बहुत बड़े। तो उनसे फिर मैंने धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट से कैसे एक कहानी बन जाती है, कहानी से कैसा सीन फ्लो बन जाता है, सीन फ्लो से कैसे स्क्रीन प्ले बनता है, स्क्रीन प्ले से फिर हर सीन का अपना एक अलग ग्राफ बनाते हुए कैसे पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो ये करते करते उनसे सीखा। पूरा एक प्रोसेस होता है राइटिंग। हाँ। जो आमतौर पर लोग समझते हैं कि एक सिचुएशन दे दी और लिख दिया, वो नहीं है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें अंदर है, कैरेक्टर को डेवलप करना। हाँ, लेकिन अगर भले लोग मिल जाए ना तो वो इसको इतना प्यार से समझाएंगे कि आपको बड़ा सहज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जब फॉर्मल जो लोग होते हैं ना, जिनका उद्देश्य सिखाना कम और अपने आप का महिमा मंडन अधिक होता है, और दुर्भाग्य से ऐसे ही लोग अधिक होते हैं। हाँ। और इंस्टीट्यूशंस में डिग्री देने में अधिक रुचि रखते हैं, अपना नाम बनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, इसमें भी कम ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ से जब विद्यार्थी निकल के गया है तो फिर अब निकलने के बाद उसने क्या किया है, ये भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना इंस्टीट्यूट की। भाई आज दुनिया में भारत का नाम जो हो रहा है वो IITians ने नाम किया है, और ये कॉन्सेप्ट ही भारत में सबसे पहले आया है कि IIT में जो पढ़ता है बच्चा फाइनल ईयर में आने से पहले उसका प्लेसमेंट हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और उसका प्लेसमेंट कर देती है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बस दुर्भाग्य है कि ये इतनी अच्छी बात हमारे देश में हो रही है और वर्षों से हम अपनी अच्छाइयों से विमुख होने के आदी हो चुके हैं। हमें अपना अच्छा ही नहीं लगता। तो मुझे लगा कि ये वाली बात बेहतर है, अपनी अप्रोच लिखने में, फिल्म बनाने में, सीरियल बनाने में, वेब बनाने में, जब जिनको भी सिखाया जाए तो ऐसे सिखाया जाए कि उसे काम न मिले तो उससे पहले हम असफल हो, ये हम माने। बिल्कुल सर। तो करता तो मैं 40-45 साल तक वहां बम्बई में ये काम हमेशा करता ही रहा, रोजी रोटी के लिए। अच्छा लिखा, बुरा लिखा, पर लगातार लिखा, सीरियल्स भी लिखे, फिल्म भी लिखी, डॉक्यूमेंट्रीज भी। जो पहला राइटिंग प्रोजेक्ट कौन सा था, कौन सा लिखा? जो प्रसिद्ध किस्म का था वो तो भारत एक खोज था। हाँ। उसमें मैं शामिल हुआ और ये बहुत प्रसिद्ध हाँ, था। लेकिन जब मैं गया था हाँ। तो एक फिल्म थी, कुछ हैदराबाद से लोग आए थे और मैंने उनसे कहा था कि ये फिल्म
हम 3 महीने के अंदर पूरी करके मार्केट में ला सकते हैं। तो वो बड़े बोले कैसे ला सकते हो? मैंने कहा हम ला सकते हैं। कितने में ला सकते हो? मैंने कहा मिनिमम 8 लाख में अगर खर्च किया जाए तो ये संभव है। तो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा करो ये। तो हम कुछ लोगों ने मिलके उनकी कहानी लिख दी। जो एनएसडी और थिएटर के लोगों को मैं जानता था, मेरे जूनियर वगैरह थे, सबको जोड़ लिया। हैदराबाद चले गए। 30 दिन से पहले कम में ही हम लोगों ने ये 86 की बात है, शूटिंग भी खत्म कर दी और 3 महीने का वादा था, हमने 2 महीने में फिल्म पूरी कर दी। कंप्लीट राइटिंग, एडिटिंग, हाँ। शूट वगैरह सब मिला, सब कुछ मतलब थिएटर में आ चुके थे फिर। थिएटर में बहुत बाद में आए। फिल्म बनने के बाद जो प्रोड्यूसर थे, उनको ऐसा लगने लग गया, उन्होंने कुछ एक ऐसी फिल्म बना दी है जिसे तो ऑस्कर से कम कुछ मिलना ही नहीं। बिल्कुल, हमने काफी उन्हें समझाया, देखिए साधारण सी फिल्म है, 8 लाख में बनी है, इसे हाथों हाथ आप रिलीज कर दे, साफ सुथरी है, टैक्स फ्री भी इसको मिल जाएगा, भाई बहन की कहानी है, अपने पैसे वापस आ जाएंगे, 8 लाख खर्च किए, 15-20 लाख आ जाएंगे। वो पता नहीं उनको कुछ मित्रों ने वगैरह ऐसा चढ़ाया कि उनको लगा कि ना, आपको पता नहीं ये फिल्म ऑस्कर लाएगी। इस ऑस्कर के चक्कर में वो 7-8 साल उन्होंने रिलीज ही नहीं की उसे। 7-8 साल। उनको इस बीच में हार्ट अटैक भी हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी भी हो गई। अल्टीमेटली फिर वो दूरदर्शन में आई और किसी ने, वो होता है ना, किसी को ध्यान भी नहीं पड़ा। फिर इतनी कमाल में नहीं थी। मेरे लिए ये यह चैलेंज था कि एक तरफ में कॉमर्शियल जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बड़े लोगों से सीख रहा, एक तरफ श्याम बेनेगल थे, सईद मिर्जा थे, कुंदन था, ये बहुत बड़े हाँ, रमन कुमार थे, इन लोगों के साथ इस किस्म का काम सीख रहा था। एक तरफ लेख जी के साथ था, रमेश सिप्पी के साथ लिख रहा था, तो वो चीजें सीख रहा था। इस दौरान इधर सीखते सीखते बीच में ये जो फिल्म मैं चुपचाप बना के आ गया और जिसका मैंने वैसे किसी को जिक्र ही नहीं किया था, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता था कि बड़ी बड़ी बातें ये भी अपनी जगह सही है, बड़ा सोचना ये भी अपनी जगह सही है, पर कम से कम में भी अगर आप काम कर जाए, ये भी तो एक सच्चाई है, ये भी आनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने में फिर मुझे रमन कुमार ने बहुत मदद की। उसके साथ कई साल मैंने काम किया, उम्मीद, तारा, शतरंज, ऐसे कई सीरियल मैंने उनके साथ रहे और लिखे लगातार। उनकी जो फिल्में थी वो भी लिखी। तो वहां उस हाउस में रहते हुए एक बात अच्छी हुई, क्योंकि मैं भी रंगमंच करता था और एनएसडी से आया हुआ था, रमन कुमार भी इतना में नाटक करते थे और एफटीआई से आए हुए थे, उनको भी शायरी का, पोइट्री का बड़ा शौक था, मुझे भी था। तो हम एक फ्रीक्वेंसी में मिल गए, तो सीखना यहाँ बहुत अधिक हो। वो मुझे ये बात बताया करते थे कि बताइए, बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री से कमाल की चीज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, जहां आपको काम देते हैं, पैसा देते हैं और सिखाते हैं। बाकी सब जगह पे आपको पैसा लेते हैं और सिखाते हैं, और ऐसा सिखाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाते। तो मुझे बड़ा ये बात अच्छी लगती थी। हाँ, जर्मनी का उदाहरण दिया करते थे लोग कि देखिए वहां ज्यादातर लोग ग्रेजुएट भी नहीं, कम पढ़े लिखे, यहाँ डिग्रियों के पीछे बहुत भागते। वहां पर लोग सीनियर कैम्ब्रिज या जूनियर कैम्ब्रिज या यूँ समझ ले 10th 11th 12th जैसा जो इक्विवेलेंट जो है, वहां तक पढ़ाई करके कहीं न कहीं कोई किसी फैक्ट्री में लग जाता है, कोई किसी के साथ लग जाता है, और फिर काम करते करते सीखता है और फिर बड़ा आदमी बनता है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या है, हम डिग्रियों के पीछे भागते हैं। डिग्रियों को ऐसा बना दिया है जो जॉब जनरेट नहीं कर पाती। हमारी पुरानी फिल्मों में भी सब है, बीए कर लिया है फिर भी भूखों मर रहा हूँ। और भाई ये तो दुखदाई बात है, तो मूर्ख आदमी है, तूने बीए कर लिया है, भी कर लिया, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या करना है, 4 पैसे कैसे कमाने। इससे वो 5वीं पास एक छोटे से गांव से आया आदमी ज्यादा समझदार है, उसे कोई ऐसा हैंगओवर नहीं है, मेहनत करता है, कमाता है, सपना देखना ये देखता है बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो ये
जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए, ये वाली बातें, पॉलिटिक्स की बातें, लोकतंत्र की बातें रमन के साथ रहते रहते हमें लगा कि ये हम इन सबको समझें, देखें, परंतु हम स्वयं इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हमारा काम दूसरा है। हम कहानियों में इसे ढालें, कंफ्यूज पात्र है तो वो पात्र हम कहानियों में ढालें, जिससे हमारी कहानियां अधिक सच्ची है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कहने से या हमारे प्रयास से अच्छा, पर आज की पीढ़ी जो फिल्में बना रही है, आज की पीढ़ी OTT पे जैसे सीरीज बना रही, बुराई करने वाले तो मेरे ख्याल से हमेशा बुराई कर ही लेंगे और उनको मौका मिल भी जाएगा, पर ये परिवर्तन तो देखिए, अब समझ में आने लायक हमें हीरो दिख रहा है, समझ में आने लायक हीरोइन दिख रही है, समझ में आने लायक समस्याएं दिख रही है। वरना वर्षों तक तो हमारा हीरो क्या काम कुछ करता ही नहीं था। वो बाहर निकलता था गाना गाने के लिए और हीरोइन से प्रेम करता था। हीरोइन और कुछ करती ही नहीं थी, या अमीर होती थी या गरीब होती थी, और प्रेम करती थी या रोती थी। ये कैसी दुनिया थी जहां सब लोग ऐसे ये गरीबी वाले नारे भी लगाते थे, लेकिन बड़े बड़े महलों में रहते थे, जहां एक गाने में कितने देशों में ट्रेवल कर जाता था कैमरा। एक ठुमका स्विट्जरलैंड में है, दूसरा ठुमका लंदन में है, तीसरा ठुमका भारत में, फिर कश्मीर में जाके गाना कंक्लूड हो रहा है, जिसमें 45 ड्रेसें बदल गई। आज देखिए ये जो परिवर्तन है, ये बड़ा कमाल का परिवर्तन। इसे अगर हम समझ लें और इसे हम न सिर्फ कागज उतारे, इसे स्क्रीन पे, सेल्यूलर पे उतारे, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, हम बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी है, हमारा मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ऐसे में अब हम वो कहानियां करें जिससे वो सब रिलेट कर सके। मुझे लगता है ये सारा परिदृश्य और मेरे साथ के मुझे इन्होंने लिखा, बिल्कुल, वरना पढ़ने का शौक अकेला मैं कहूँ मुझे था, ये बड़ा बकवास सा स्टेटमेंट होगा। कई लोगों को पढ़ने का शौक होता है, कई लोग कविताएं पढ़ते हैं, कई उपन्यास पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर ऐसे लोग न मिले तो आप कोई आदमी इसको कैसे कार्यान्वित कर पाता। तो मैं श्री उन लोगों को ज्यादा देखता हूँ जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया, प्रेस किया कि आप आगे कर सकते हैं। सर, चूंकि आप करीब करीब आपने बताया 45 साल से लिख रहे हैं जी, तो एक राइटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? क्या एक राइटिंग का प्रोसेस होता है? क्या क्या चीजें जरूरी होती है कि लिखने के लिए? कैरेक्टर जरूरी होता है या जो डिमांड है, ट्रेंड है, वो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है? क्या किस तरह से लिखा जाता है? आपके प्रोजेक्ट जो आपने बताया, आपने कहा आपने सीरियल से शुरू किया था, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए और उनकी प्रोसेस क्या थी राइटिंग? देखिए इसमें दो बातें हैं। जैसे आदर्श रूप से जब हम कहते हैं ना कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे कथा बनती है, और एक होता है बाजार में आपको कैसे लिखना है। तो बंबई तो बाजार था, है ना, वहां मैं अकेला बैठ के ये तो नहीं कह सकता था कि देखिए ये समाज है और ये मैं हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ। तब तो फिर बाजार कहेगा भाई आप अपना काम करो, हमसे क्या लेना देना। सही बात है। तो वहां जब बनता है तो सीरियल बनता है या फिल्म बनता है, तो उनके पास ऑलरेडी या तो एक कॉन्सेप्ट होता है या एक रिक्वायरमेंट होता है जिसपे उनकी टीम ने काम कर रखा होता है। अब ये विषय, इस विषय पे आपको काम करना, तो अब हमारा दो स्तर पे काम हो जाता है। पहले उस विषय पर हम एग्री करें, सोचें, और फिर उसको जब विस्तार दें तो विस्तार देते समय उन लोगों को पहले कन्विंस करें। उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा है, बात जमेगी, ये दर्शकों तक पहुंच जाएगा, दर्शक इसे पसंद करेंगे, तब वो हमें परमिशन देते हैं या अलाउ करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं कि फिर आप इसे आगे बढ़े। शुरुआत में क्या होता था कि सीरियल वीकली होती थी, तो एक लेखक के पास अक्सर ये जिम्मेदारी आ जाती थी, वो सारे काम यानी कहानी भी, स्क्रीन प्ले भी और डायलॉग, तीनों ही काम वो स्वयं ही करे। और
इसी में सहजता ढूंढी जाती थी, यही सरल भी था। और शुरुआत में सभी ऐसा ही करते थे, जबकि फिल्मों में ऐसा चल रहा था कि कहानी किसी की ली जाती थी, स्क्रीन प्ले कोई एक अलग टीम दूसरी काम करती थी और संवाद कोई और लिखता था। अच्छा। तो सीरियल और इनमें ये फर्क चल रहा था। हम भी जब वहां गए तो शुरू में ऐसे ही हमें बताया गया और मैंने इसको यूं लिया कि अभी मुझे सीखना है, इसलिए मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा सा मैं वहां रच बस गया तो जो सीरियल कुछ थे जिन्हें लोगों ने पसंद किया, मुझे भी अच्छा लगे, वो जैसे शतरंज था, उपी था, रमेश सिप्पी के साथ एक गाथा था, ऐतिहासिक में एक आम्रपाली था, दूरदर्शन पे आया था, वो अच्छा था। फिर एक रिसर्च करते समय बुद्ध पे रिसर्च करने का अवसर मिला तो मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश के साथ जब चाणक्य के साथ जुड़ा तो रिसर्च में जुड़ा, फिर उनके साथ कई विषयों के रिसर्च में जुड़ा। तो फिर दो तरह के रास्ते मुझे दिखने लगे। एक होता था जिसके अंदर आज का दौर है, आज के लोग हैं, एक नायक है, एक खलनायक है, नायक का परिवार, खलनायक का परिवार, पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, इनको लेके नॉर्मल सीरियल लिखना। एक होता है ऐतिहासिक नाटक, उस पूरे दौर के बारे में खोज खबर करनी, इतिहास को भी पढ़ना, उस दौर के उपन्यासों को पढ़ना और उनसे एक कहानी पैदा करना। तो ये दोनों काम साथ साथ चल रहे थे मेरी। इन्हीं में कुछ उपन्यास, ये सीरियल थोड़े से प्रसिद्ध भी हुए, अच्छे भी हुए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य मैंने लिखा तो काफी प्रसिद्ध हुआ, महाराणा प्रताप लिखा, वो भी काफी प्रसिद्ध हुआ। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है क्या प्रसिद्ध हुआ क्या नहीं हुआ, लगातार हम काम करते रहे और हर बार लेखन में यही मजा है कि फिर जब नया विषय लेके बैठते हैं तो हम फिर जीरो से शुरू करते हैं, वापस से वही एक नर्वसनेस होती है, वही एक घबराहट होती है, फिर से अचानक सारा समाज ऐसे लगता है जैसे पहली बार देख रहे हैं, ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अच्छे लोग, बुरे लोग, भले लोग, ये इतिहास में भी थे, आज भी है, पर लिखने जब आरंभ करते हैं लिखना तो अचानक से ये बड़े मुश्किल से होने लगता है। अब यहीं पे क्रैक थ्रू करने के लिए आदमी कैसे सहजता हासिल करे, तो बजाय इस पे जोर देने के हम उस दौर के उपन्यासों को पढ़ें, कविताओं को पढ़ें, भित्ति चित्र देखें और हमें पता ही नहीं चलता, वो फिर वो दौर हमें अपना लेता है और वो सब सहज लगने लगता है। वर्तमान के बारे में भी ऐसा ही, जब कहानी आप सोचोगे और ऐसा अपने आप की बोझ डाल लोगे कि भाई हम ही भरत मुनि है, ब्रह्मा है, हम ही कोई रचना कर रहे हैं, तो इस तरह में कभी अच्छा काम नहीं होता। लेकिन एक किस्सा सोच ले, एक व्यक्ति सोच ले, एक किरदार सोच ले और फिर आसपास के बारे में सिर्फ सोचना और देखना और पढ़ना, महसूस करना आरंभ कर दे तो वो एक पात्र ही हमको न सिर्फ सहज बना देता है, अपने साथ अपने परिवार वालों से मिलवा देता है, अपने मित्रों से मिलवाता है, अपने दुश्मनों से मिलवाता है, अपनी सफलताओं की तरफ ले जाता है, अपनी असफलताओं की तरफ ले जाता है। फिर होता ये है कि वो हमें घुमा रहा होता है, हम उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और खुद ब खुद रचना हो जाती है। जब भी हम ये दंग पालते हैं कि हम ऐसी रचना थे, तब तक हम बहुत घटिया काम करते हैं, बहुत नकली काम करते हैं। तो समर्पण करते हैं, एक पात्र बना ले और फिर उसकी शरण में चले जाए, वो हमें घुमा देगा, वो लिखवा देगा, कहानी वो अच्छी बनवाएगा। बिल्कुल सर, कैरेक्टर के पूरी रिसर्च करके उसकी आजू बाजू कहानियां ढूंढना, उसकी लाइफ में जो चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो सकता है, वो एक राइटिंग का प्रोसेस। सर आपने बताया कि आप पुराने दौर से आपने शुरू किया जब ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे और आप जब ओटीटी का दौर आ चुका है वहां तक भी आप लिख रहे हैं, क्या आपको इसमें मेजर डिफरेंस नजर आया? डिफरेंस तो है, टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल है, नो डाउट कि चीजें बदल गई, काम करने के तरीके बदल गए, उसके अलावा राइटिंग में क्या लगा आपको अलग?
आप ये देखिए, एक आपसे कोई बात करे बरकतुल्ला स्टेडियम में, बीच में, मैदान के बीच आपसे बात करे, एक कोई आपको ये जो रावण का चबूतरा है यहाँ बैठ के आपसे बात करे, एक ऐसी आपसे बात करे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक आपके बेडरूम में आपका पीली आपसे बात करे, एक ही बात होगी और उसका अंदाज बदल जाए। जगह के हिसाब से, जगह कह ले, एम्बियंस कह ले, आपके सोचिए ना, जो सरेआम कही जा रही है, तो हॉल में देखी जाने वाली फिल्म जहां पर अंधेरा कर दिया गया है और हमें एक अलग दुनिया में ले जाया जा रहा है, पर कहीं हमें एहसास है कि हम सब देख रहे हैं, है ना, हम सार्वजनिक होते हुए भी एकाकी हो गए और एक दुनिया, जादुई दुनिया है जिसमें हमें ले जाया जा रहा है, हम वहां जा रहे हैं। ये फिल्म हो गई। लेकिन ड्राइंग रूम है जहाँ पे सब्जी बनाती हुई हमारी माँ भी देख रही है, बीच बीच में आती है जाती है, दादी बैठी हुई है जो पूजा के लिए वो बत्तियां बनाते बनाते देख रही है, दादा भी बैठा हुआ है, पूरा परिवार बैठा जी, और वो एक कहानी देख रहा। अगर उन सबको अच्छी लग रही है तो आप देखिए कहानी में कुछ तो अंतर आया होगा ना, संरचनात्मक स्तर पे, भाषा के स्तर पे, चरित्र चित्रण के स्तर पे, संप्रेषणशीलता के स्तर पे, कि अब ये पारिवारिक हो गया। ओटीटी में क्या हुआ, आप अपने फोन से छुप के कहीं भी अकेले बैठे देख रहे, ये अपने आप से साक्षात्कार हुआ। अब यहाँ पर आपसे खुल के गहराई में बात की जा सकती, बिना किसी हिचक की बात की जा सकती, उन विषयों पर भी बात की जा सकती है जिन विषयों पर आप आपके सबसे परम प्रिय मित्र के साथ भी बात करते हुए झिझके, लेकिन आप अपने फोन पर उससे बात कर सकते। यही तो एक कारण होता है, कई लोग फोन पे घंटों बातें करते हैं और आप उनसे मिलिए, बिल्कुल वो गुग्गू की तरह बैठे रहेंगे, मुंह ही नहीं खोले, बात ही नहीं कर पाती। पर अगर सामने नहीं है जिससे वो बात कर रही है, मीलों दूर है, उनकी झिझक चली जाती है, वो खोल के बात करते रहते। बिल्कुल सही होता है। ये ओटीटी हो गया। ओटीटी का जो विषय है, ये विषय ऐसा हो गया, बल्कि विषय से अधिक उस विषय का अंदाज, अभिव्यक्ति का ऐसा हो गया कि आपको लगे ये फकत आपसे कही जा रही है, ये सिर्फ फकत मैं आपको सुना। जो ही ये एहसास आपको हो गया, आप उससे जुड़ गए। जो ही आपको लगेगा नहीं मेरे से नहीं, तो सबसे कहा जा रहा है, तो फिर या तो टीवी पे आ जाओ, पारिवारिक स्तर पे कहा जा रहा है, और अंधेरा करके नई दुनिया में ले जाके कहा जा रहा है, फिल्म में आ जाओ, या लार्जर देन लाइफ बात हो रही है। तो तकनीक के लेवल पे मामले अलग हो गए हैं, व्यावसायिकता के फॉर्मूले अलग हो गए हैं, उन पे फिर कभी बात करें। मैं सिर्फ लेखन और विषय को कैसे कहा जाए उस पर यदि बात करें तो मैं कह सकता हूं कि सार्वजनिक बात फिल्मों में कही जाती है जो थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती है, पारिवारिक स्तर की जो बात कही जाती है वो टीवी पे कही जाती है, और व्यक्तिगत स्तर पे एक स्पर्श, एक छुअन, एक सांस के साथ आपसे बात कही जाए, सुख की होगी, दुख की होगी, जरूरी नहीं एकांत में आदमी रूमानी बात ही करे, दुख की भी बात कर सकता है या समझ में आने वाली बात भी कर सकता है, पर वो ओटीटी। और ये सारे के सारे माध्यम एक सच्चाई है, हम इन्हें पसंद करें या ना करें, ये रहने के लिए है, हमें इनके जरिए बात करनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर जाए जो फिल्म के माध्यम से भी दिखाए तो सही लगे, टीवी के माध्यम से दिखाए तो भी सही लगे, और ओटीटी के माध्यम से देखे वो फोन पे अपने तो भी सही लगे, तो फिर मैं ये मानूंगा कि क्लासिक हो गया। जैसे महाभारत, जैसे रामायण, ये क्लासिक है,
ये विद्वानों को भी उतने ही पसंद आते हैं। ये बहुत भक्ति भाव में रहने वाले अपन साधारण व्यक्तियों की भी उतने ही बांधे हुए हैं और हजारों वर्षों से जीवित है। आप इन्हें पसंद करें, आप इनकी बुराई करें, पर यह है ऐसे ही। यदि इन तीनों माध्यमों में जो पसंद किया जा सकता है ऐसा ऐसी आपकी शैली, तो मैं ये मानता हूं फिर वो क्लासिक है। बिल्कुल सर। सर बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आपने किए, बहुत सारे स्टोरीज आपने लिखी, सीरियल्स लिखे, और जो सबसे पॉपुलर में शो में से एक है महाराणा प्रताप सीरियल, जो अपने आप में बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं राजस्थान धरती के। तो वो सीरियल आपने लिखा, और क्या आपकी धारणा रहती थी, क्या सोचकर आपने लिखा, कैसे रिसर्च करते थे? वो कैरेक्टर जब आप वो स्टोरी जब आपको मिली लिखने के लिए, किस तरह से आपने उसको लिखा, क्या विचार थे आपके उसको लिखने के लिए? क्योंकि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ा नाम है इतिहास का। महाराणा प्रताप या ऐतिहासिक जो भी पात्र थे मेरे दिल के बड़े करीब थे। जी। पता नहीं आजादी के बाद से कुछ एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था कि हमारे अपने जो हीरोज हमने उन्हें जानबूझ के भुला दिया, उन पे बात ही नहीं होती। वो तमाम लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पे न सिर्फ सरकार में बैठे थे, दूरदर्शन में बैठे थे, फिर बाद में जब प्राइवेट ये सारे चैनल्स आए तो तय था वही लोग जो बड़े घरों के थे, बड़े कॉलेजों में पढ़ के अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, वो वहीं बैठ गए थे। उनको सारी कहानियां वहीं से मिलती थी। विदेशों में, भारत में क्या कहानी? दुख की बात यह है कि हमारे अपने लोग भी ऐसे ही बात करते थे, हमारे यहाँ क्या कहानी, हमारे यहाँ क्या हीरो। तो जैसे चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने सबसे लड़के चाणक्य को प्रतिष्ठापित किया, फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य मैंने लिखा तो मैंने चाणक्य और चंद्रगुप्त के मानवीय पक्ष को अधिक इन पे ध्यान देने की कोशिश की। इस सारे दौर में मुझे मैं राजस्थान की पैदाइश हूँ, जोधपुर की पैदाइश हूँ, फकत इसलिए नहीं, पर मुझे लगता था कि भाई हम महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति के बारे में क्यों बात नहीं करते। एक तो वो दौर देखिए, जिस दौर में महाराणा प्रताप था उसी दौर में तो अकबर था, उसी दौर में मीरा थी, उसी दौर में सूरदास था, उसी दौर में तुलसीदास था, उसी दौर में रहीम था, उसी दौर में रैदास था। एक ऐसा दौर जिसने इतने हीरे जवाहरात पैदा कर दिए जी, कैसे उसे वर्षों तक हम झुठला सकते, और झुठला रहे सिवाय अकबर महान के हमें और कोई दिख ही नहीं रहा। ये क्या बात है? और महाराणा प्रताप के बारे में ये प्रस्ताव दूरदर्शन के समय से जा रहा था बार हुई, और उसे नहीं आने दिया जा रहा था। फिर जब ये बाजार आ गया, बाजार के पास अपना एक तो होता है भाई, जब सरकार जिनको कमाने धमाने का कोई वो था ही नहीं, वो तक नहीं ला रहे, तो हम हमारे पीछे तो पड़ती है, हमें तो कमाना भी है। तो उन्हें ये कन्विंस करना कि हमारे अपने हीरोज को भी सामने लाएंगे तब भी आप गरीब नहीं हो जाएंगे, लोग पसंद करेंगे, तो आपको भर भर झोली पैसा यो क्यों मिलता रहेगा। इसमें वर्षों निकल गए, और फिर जब वो उस कहानी को लेके हम आगे बढ़े तो वो कंपनी जिसने इसका बीड़ा उठाया उसे बार बार मुसीबतें झेलनी पड़ी, सबको झेलनी पड़ी। मैं यह सौभाग्यशाली था, या लेखक लोग यह सौभाग्यशाली हम लोग रहते हैं कि ये कुछ लोग भले लोग होते हैं, ये सारा बोझ अपने कंधों पे ले लेते हैं और हमें इसलिए छोड़ देते हैं कि अब चित्तौड़ और कुंभलगढ़ और उदयपुर और ये हल्दी घाटी में खोबिए, आप इन पात्रों के साथ रहिए। सरकार को संभालने के लिए, बाजार को संभालने के लिए, बुद्धिजीवियों को संभालने के लिए हम हैं, तो हम एक तरह से उनके प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल ये एहसान है। लेकिन वो जैसे ही छूट हमें मिलती है और हमने जब देखना आरंभ किया कैसे उन विषम परिस्थितियों में उदय सिंह का ये बेटा, उसके घर में क्या क्या चलता रहता था, कौन उसे पसंद करता था, कौन उसे नापसंद करता था,
इंटरनल राजनीति, बाहर की राजनीति, कितना वो शार्प था, कितना पढ़ाकू था, कितना होशियार था, कितना बहादुर था। हीरो ऐसे ही नहीं बन जाते जो कालजयी बनते, जैसे कि पृथ्वीराज, जैसे कि महाराणा प्रताप, जैसे कि शिवाजी। ये कुछ ऐसे हीरो है जो बन गए बस। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इसमें अवसर मिला काम करने का, लिखने का, सोचने का, इस दौरान अपने इतिहास को जीने का अवसर मिला। और मैं दर्शकों का और जनता का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इसे बहुत पसंद किया, सराहा। बहुत सुपर हिट शो था एक, जी जी क्योंकि हर घर में देखा गया, प्रसिद्ध हुआ। जी जी और आपने बहुत लंबे टाइम तक, पूरा शुरू से एंड तक आपने लिखा जी उसको। जी जी सर, इतने सारे हिट सीरियल लिखने के बाद अब जो है लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, नई जनरेशन आ रही है सर। जी जी और कहीं ना कहीं पुराने जो राइटर हैं ऐसा मानते हैं, कई और ऐसे पहले कहा भी है कि जो नई पीढ़ी वो ज्यादा रिसर्च नहीं करती है कैरेक्टर के बारे में, कहानियों के बारे में, बस उसको कमर्शियलाइज तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आर्ट फॉर्म जो है, जो छिप जाई रह गई है, पीछे रह गई है। नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो राइटर बन रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, जो नए नए छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो अपकमिंग राइटर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, मैं अपने आप को इतना बड़ा या ऐसा तो नहीं मानता कि मैं इन लोगों को कोई सलाह दूं या मैं सुझाव दे सकता हूँ। शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी चाहिए और दबाव में आके मेहनत नहीं करनी चाहिए, खुश रह के मेहनत करनी चाहिए। ये मेहनत इस सेंस में है कि पहले हम अपने इर्द गिर्द जो भी है, जैसे भी है, सबको प्रेम करना सीखें, तो हमें पॉजिटिविटी आती है। फिर हम चाहे इतिहास में चले जाएं, चाहे वर्तमान में लिखें, चाहे भविष्य के बारे में लिखें, लेकिन ग्रामर का शुरू में ख्याल रखें, थोड़ी सी पढ़ाई करें उसको। कई लोग कहते हैं ना, हम लीक्स हट के जा रहे हैं, वी वांट टू ब्रेक द रूल्स। भाई, अब कानून तोड़ने भी है तो फर्स्ट नो द रूल देन ब्रेक द रूल, रोजाना अच्छा है। और एक सुझाव जरूर मैं देना चाहूंगा, भारत में रह के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जब हिंदी को रोमन में लिखेंगे और हिंदी को नहीं पढ़ पाएंगे, ये मेरे लिए बड़ा कष्टकर है, ये बड़ी दुखदाई बात है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं हवा में वो मैकाले हम पे हंस रहा है, देखा हमने ये सारी व्यवस्था ही ऐसी बनाई थी कि आप राजनीतिक तौर पे आजाद होने के बाद भी हमारे गुलाम बने रहो। उसको उत्तर दो यार, अब हमें गुलाम रहने की, हमारी बड़ी खूबसूरत भाषा है, बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, जैसे लिखी जाती है वैसे पढ़ी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लोग बड़े भूले हैं। आप इन्हें अंदर से बाहर तक पढ़ लो, चाहे वो भला है या बुरा है। तो अपनी भाषा, अपनी मिट्टी और अपने लोगों से प्यार कर ले। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप हमारे शो के लिए आज टाइम निकाल के आए और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। बहुत छोटा शब्द है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम आपका जो अनुभव है लोगों तक पहुंचा सके, और जो नए राइटर्स आ रहे हैं वो ज़रूर आपसे कुछ प्रेरणा लेंगे, आपसे सीखेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक और एपिसोड आपके साथ फिर कभी कर पाए। आज समय का अभाव है, आपको भी जाना है। हाँ, मैं आपको मैंने बताया, बच्चों के साथ ये थिएटर और ये लेखन और ये सब फिल्मों की बातें करता रहता हूँ, तो जब आप आदेश देंगे फिर आ जाएंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मिलते हैं सर फिर कभी।